हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, स्टार्ट करता है जहां पर कल खत्म किए थे। हमने पढ़ा था क्या, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत विजय अभियान में देखे अपन क्या, रणथंभौर अभियान। क्या देखे थे लास्ट में, रणथंभौर अभियान देखे थे, रणथंभौर अभियान। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी कहाँ, भी दिल्ली में है। कहाँ, ये दिल्ली में है। और इन्होंने गुजरात अभियान किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान किया है। जब ये क्या है, ये गुजरात है, यहां पर क्या है, राजस्थान है। ठीक है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान किया है, गुजरात पर आक्रमण के लिए गए हैं, तब रास्ते में क्या पड़ा है, चित्तौड़ पड़ा है। रास्ते में क्या पड़ा है, चित्तौड़, जहां पर अभी राणा रतन सिंह जी का शासन है। जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को रोककर उनसे टैक्स लिया। क्या लिया, उनसे टैक्स लिया है। जब ये बताएंगे, जब नुसरत खां और उलुग खां, राणा रतन सिंह जो बताएंगे कि हम लोग दिल्ली से आए हैं, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हैं, फिर भी ये बात नहीं मान रहे हैं, और फिर भी इन्होंने टैक्स लिया है, इसलिए इनको टैक्स देना पड़ा है। टैक्स देने के बाद ये लोग कहां गए हैं, गुजरात गए। गुजरात में कर्णदेव बघेल को पराजित किया है, साथ ही साथ सोमनाथ मंदिर को क्षति पहुंचाई थी। क्षति पहुंचाने के बाद ये लोग रास्ता बदलकर कहां जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, दिल्ली, जहां पर बीच में क्या पड़ा है, जालौर पड़ा है। क्या पड़ा है बीच में, जालौर, जहां पर कन्हड़ देव नाम के शासक ने, नाम क्या है, कन्हड़ देव नाम के शासक ने इनका रास्ता रोका है। साथ में इनकी लूटी हुई संपत्ति को छीनकर, जो मंदिर इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया था, उन्हें छीनकर बाद में अलग अलग जगह पर पुनर्स्थापित किया। किन्होंने किया, जालौर के राजा कन्हड़ देव ने किया है। मतलब क्या है, जब ये सेनापति दिल्ली जाएंगे, तब चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह जी और जालौर के राजा कन्हड़ देव के खिलाफ शिकायत करेंगे। चित्तौड़ के राजा कौन थे, राणा रतन सिंह जी, जबकि जालौर के राजा कौन थे, कन्हड़ देव जी थे। देखते हैं अब अगला आक्रमण। फिर देखा मैं क्या, रणथंभौर अभियान है। क्या देखा, रणथंभौर अभियान, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सामना इससे हुआ है, हमीर देव चौहान से हुआ। किससे हुआ था, हमीर देव चौहान जी से हुआ था। हमने देखा क्या, इस युद्ध में कौन आया था, नुसरत खां आए थे। कौन आए थे, नुसरत खां। साथ में कौन आए थे, उलुग खां भी आए थे। उलुग खां। हमने ये भी देखा कि हमीरदेव चौहान के सेनापति रणमल ने उनके साथ विश्वासघात किया था, किले का दरवाजा खोल दिया था। साथ में जब किले का दरवाजा खोल दिया, उसके बाद भी नुसरत खां युद्ध में मारे गए थे। साथ ही बाद में हमीरदेव चौहान भी वीरगति वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। और इनकी पत्नी संग देवी ने क्या किया है, जौहर कर लिया था। इनकी पत्नी संग देवी ने जौहर कर लिया था। और उस जौहर का वर्णन किसने किया है, अमीर खुसरो ने। किसने किया था, अमीर खुसरो ने उस जौहर का वर्णन किया था। अमीर खुसरो का एक निकनेम भी है। क्या है वो, तूती ए हिंद। निकनेम क्या है, तूती ए हिंद। ठीक है, अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के अगले अभियान, चित्तौड़ अभियान के बारे में। ये तो रिवीजन किया बस। बात कब की है, 1303 में क्या हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने किया है चित्तौड़ अभियान। क्या किया है, चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ में इस समय कब, 1303 में राणा रतन सिंह जी का शासन है। राणा रतन सिंह जी का शासन है। अपोजिट में कौन है, खुद अलाउद्दीन खिलजी है। खुद कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया क्यों किया है चित्तौड़ पर इन्होंने आक्रमण। पहला कारण अपन देख चुके हैं क्या, कि जब ये गुजरात अभियान के लिए जा रहे हैं, तब चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह जी ने उनका मार्ग रोका था।
ये पहला कारण था। लेकिन इतना कारण पर्याप्त नहीं है चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए, क्योंकि चित्तौड़ एक बहुत ही मजबूत किला है, मजबूत किला है, और उस पर आक्रमण करना आसान बात नहीं है, और इतना सॉलिड रीजन नहीं है कि आक्रमण कर दे। फिर घटना क्या हुई है, चित्तौड़ में एक व्यक्ति है, चित्तौड़ में एक व्यक्ति है, नाम क्या है, राघव चेतन पंडित। नाम क्या है इनका, राघव चेतन पंडित नाम के व्यक्ति कहां इस समय, चित्तौड़ में है। सबने मूवी देखी है ना, सबने अलाउद्दीन खिलजी वाली मूवी पद्मावती देखी है कि नहीं, ठीक है। व्यक्ति का नाम क्या है, राघव चेतन पंडित। ये इस समय चित्तौड़ में तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक टाइप की गतिविधि में इन्वॉल्व है। कौन है, राघव चेतन पंडित जी। और चित्तौड़ में ये सब काम अभी गैर कानूनी है, ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र वगैरह गैर कानूनी। कहां पर, चित्तौड़ में। जब ये संलिग्न पाए गए, जब राघव चेतन पंडित इस कार्य में संलिग्न पाए गए हैं, तब उनको चित्तौड़ से निष्कासित किया गया है राणा रतन सिंह जी के द्वारा। जब निष्कासित कर दिया गया है, तब इनके मन में क्या है, अपने राजा राणा रतन सिंह के खिलाफ द्वेष है। मन में क्या है, उनके खिलाफ द्वेष है, और इसी कारण उन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया है। राघव चेतन पंडित ने दिल्ली की ओर कूच किया है, दिल्ली की ओर जाएंगे और मुलाकात करेंगे, किससे, अलाउद्दीन खिलजी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के पश्चात उन्हें क्या बताएंगे कि राणा रतन सिंह जी की एक पत्नी है, नाम क्या है, रानी पद्मिनी। कौन, क्या नाम क्या है इनका, रानी पद्मिनी इनकी पत्नी है, जो कि बहुत खूबसूरत है, जो कि बहुत खूबसूरत है। उनकी सुंदरता का गुणगान करेंगे, बखान करेंगे। जिस बात को सुनकर अलाउद्दीन खिलजी के मन में क्या है, उनसे मिलने की इच्छा है, उनसे शादी करने की इच्छा है। किसके मन में, अलाउद्दीन खिलजी के मन में। अब रीजन सॉलिड हो गया है, अब रीजन सॉलिड हो गया। पहले क्या किया था, रास्ता रोका था। अब सुन भी लीजिए किसके बारे में, इनकी पत्नी के बारे में। तब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी की चाह में चित्तौड़ पर आक्रमण किया है, चित्तौड़ पर आक्रमण किया है। जब इन्होंने आक्रमण किया, तब चित्तौड़ के सामने, चित्तौड़ और इनकी सेना का कंपैरिजन करें तो इनके पास क्या है, एक विशाल सेना है, इनके पास एक विशाल सेना है, और उनके कंपैरिजन में रतन सिंह जी के पास कम सेना है। फिर भी ये बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन जिसके पास सेना अधिक है वो आक्रमण आज नहीं तो कल करेगा ही, और इन्होंने आक्रमण कर दिया है। जब आक्रमण किया है, तब राणा रतन सिंह जी बहुत बहादुरी से लड़े हैं, बहुत बहादुरी से लड़े हैं। साथ ही इनके सेनापति, सेनापति कौन है, गोरा और बादल, गोरा और बादल, ये भी बड़ी बहादुरी से लड़े हैं। लेकिन इनकी सेना ने इन दोनों की हत्या कर दी, इन्हें मार दिया है। बचे कौन है, राणा रतन सिंह, जो कि बाद में वीर गति को प्राप्त होंगे। ये भी वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे लड़ते हुए। धोखे से मारते हैं इन्हें, धोखे से मार देंगे। जब वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तब इनकी पत्नी रानी पद्मिनी ने क्या किया है, जौहर किया है। रानी पद्मिनी ने जौहर किया है चित्तौड़ में ही, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है पहला जौहर कहां हुआ था, रणथंभौर में हुआ था। कब हुआ था, रणथंभौर में, जब रानी संग देवी ने जौहर किया था। लेकिन ये क्या है, चित्तौड़ में पहला, जो चित्तौड़ में पहला जौहर रानी पद्मिनी ने किया था, वो कहां था, पूरे बोलते हैं पूरे राजस्थान में कहां हुआ है, तो रणथंभौर में। चित्तौड़ में किसने किया है, रानी पद्मिनी ने किया है। कब किया है, 1303 में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, ठीक है। ये होता है चित्तौड़ आक्रमण के बारे में, ठीक है। अब चित्तौड़ पर आक्रमण के बाद अगला आक्रमण कहां होगा, देखते हैं अपन। ये लिख लीजिए ना, चित्तौड़ आक्रमण के बारे में। ये सिर्फ कहानी है, ध्यान देना, एग्जाम में नहीं पूछेगा कि घटना क्या हुई है। एग्जाम में सिर्फ इतना पूछ सकता है कि चित्तौड़ अभियान क्यों किया गया था, चित्तौड़ अभियान क्यों किया गया था, उसका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं पूछेगा कि कौन कौन शहीद हुआ, ये सब आपको अपने आंसर में इंक्लूड करना है। लेकिन अगर स्पेस है, ज्यादा मार्क्स में आ गया, तो कहानी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए बता दिया हूं मैं, ठीक है। साथ ही साथ आप सबके मन में हिस्ट्री के लिए इंटरेस्ट लाना चाह रहा हूं मैं, इसी कारण ये सब कहानी इंक्लूड करता हूं मैं, ताकि इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। देखते हैं अगला अभियान, देखते हैं अगला अभियान हुआ है 1305 में। अगला अभियान कब हुआ है, 1305 में।
1305 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने किया क्या? मालवा अभियान किया है। कौन सा अभियान किया है? मालवा अभियान। मालवा अभियान। इस समय मालवा में महलक देव नाम के शासक शासन कर रहे हैं। इस समय मालवा में महलक देव नाम के शासक शासन कर रहे हैं। इनके अपोजिट में लड़ने कौन आया है? आइन उल मुल्क आए हैं। कौन आए हैं? आइन उल मुल्क नाम के सेनापति लड़ने आए हैं। कौन सा अभियान है? मालवा अभियान है। शासक कौन है मालवा के? महलक देव है। उनके अपोजिट में कौन है? आइन उल मुल्क नाम के सेनापति। क्या नाम है? आइन उल मुल्क नाम के सेनापति हैं। अगला अभियान कौन सा है? 1309 में सिवाना अभियान। सिवाना कहाँ? ये भी राजस्थान में ही है। ठीक है। सिवाना में इस समय शीतल देव नाम के शासक शासन कर रहे हैं। इनके अपोजिट में कौन है? कमालुद्दीन गुर्ग नाम के व्यक्ति हैं। कमालुद्दीन गुर्ग नाम के व्यक्ति इनसे युद्ध करने आए हैं। जीते हैं कौन? इस युद्ध में जीते हैं आइन उल मुल्क। इसमें कौन जीता है? कमालुद्दीन गुर्ग जीते हैं। हारा कौन है? इस समय महलक देव, इस समय शीतल देव। ये एक प्री के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि मालवा अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की ओर से लड़ने को आया था, आइन उल मुल्क आया था। सिवाना अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने कौन लड़ने आया था? कमालुद्दीन गुर्ग आया था। किन्होंने हराया है? ये भी आपको याद करना है। किन्होंने हराया है? किसको हराया है? ये आपको याद करना है प्री के दृष्टिकोण से। ध्यान देना, याद कैसे करना है। मां से मालवा है, मां से महलक देव है। ठीक है, मां से मालवा है, मां से महलक देव है। इधर क्या है? सिवाना। यहां पे क्या है? शीतल देव। ठीक है, इधर क्या है? सिवाना, यहां पर क्या है? शीतल देव। याद रहेगा क्या? ठीक है, याद रहेगा। अब हमने देखा है क्या, जब गुजरात से वापस जा रहे हैं तब जालौर के राजा कन्हड़ देव ने आक्रमण किया था। कन्हड़ देव ने इनकी सेना पर आक्रमण किया था। मतलब क्या है? कन्हड़ देव से बदला लेना बाकी है। अभी कन्हड़ देव से बदला लेना बाकी है और इसी कारण अगला आक्रमण कहां पर करेंगे? इस जालौर पर करेंगे। अगला आक्रमण इस जालौर पर करेंगे। 1311 में कौन सा अभियान हुआ है? जालौर अभियान हुआ है। जालौर अभियान। जालौर के शासक कौन थे इस समय? कन्हड़ देव। कौन थे? कन्हड़ देव थे। कन्हड़ देव। इधर कौन है? गुल ए बहिश्त। गुल ए बहिश्त। अब सुनिए कहानी। हुआ क्या था, जब आक्रमण के बारे में सूचना अलाउद्दीन खिलजी को मिली तब इन दोनों के मध्य, कन्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य क्या हो गई? एक संधि हो गई है। ठीक है, इधर से ये भी गुस्सा थे, इधर से ये भी गुस्सा थे, दोनों के मध्य बाद में एक संधि हो गई थी और अब शांति है। दिल्ली और जालौर के मध्य अब शांति स्थापित है। लेकिन बाद में एक दिन क्या हो रहा है, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री ने एक शर्त रखी है। शर्त क्या रखी है? कि मुझे कन्हड़ देव के पुत्र से विवाह करना है। मुझे कन्हड़ देव के पुत्र से विवाह करना है। लेकिन इस बात के लिए एग्री नहीं है कौन? कन्हड़ देव जी एग्री नहीं है। ठीक है, इन्होंने मना कर दिया है। तब अलाउद्दीन खिलजी ने उनके खिलाफ किया है जालौर अभियान। क्या किया है? जालौर अभियान। ध्यान देना, इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की ओर से सेनापति के रूप में कौन है? गुल ए बहिश्त है। कौन है? गुल ए बहिश्त है। ये महल की एक दासी है, ये हरम की एक दासी है। नाम क्या है? गुल ए बहिश्त। कन्हड़ देव को ये दिखाने के लिए कि आप मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ये दिखाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा है? हरम की एक दासी को भेजा है। नाम में क्या है? गुल ए बहिश्त। और जीता कौन है? गुल ए बहिश्त। यानी अलाउद्दीन खिलजी की सेना जीत गई है, कन्हड़ देव पराजित हुए हैं। कन्हड़ देव इस युद्ध में पराजित हो गए हैं। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत अभियान समाप्त होता है। उत्तर भारत का विजय अभियान समाप्त होता है। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, एक पॉइंट छूटा है,
उन्होंने सिवाना जीतने के पश्चात सिवाना का नाम कर दिया क्या, खैराबाद। ठीक है, एक पॉइंट छूटा है क्या, सिवाना जीतने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर क्या रख दिया है, खैराबाद रख दिया है। ठीक है, सिवाना अभियान में जीतने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर रख दिया गया खैराबाद। उसी तरीके से जालौर को जीतने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम रखा है क्या, जलालाबाद। क्या रख दिया है, जलालाबाद। ये प्री के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ध्यान देना, पढ़ा रहा हूं मेंस के लिए, लेकिन प्री के पॉइंट भी मैं कवर कर रहा हूं, कवर कर दे रहा हूं। जब जालौर को जीता है तब उसका नाम क्या रखे हैं, जलालाबाद रख दिया है। और इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर विजय अभियान समाप्त होता है। ठीक है, अंतिम आक्रमण कहां पर हुआ था, जालौर पर हुआ था। ठीक है, कौन आया लड़ने, गुल ए बहिश्त आई है, जो कि महल की एक दासी है। महल की एक क्या थी, दासी थी। इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं अपन दक्षिण भारत अभियान, नोट कर लीजिए इसको, दक्षिण भारत अभियान देखते हैं अपन। अब देखने वाले हैं अपन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय अभियान के बारे में। ठीक है, डालिए हेडिंग अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण विजय अभियान। हमने पढ़ा है क्या, अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना तो उसकी दो महत्वाकांक्षाएं थी। पहला क्या है, पैगंबर साहब की तरह नवीन धर्म स्थापित करना, और दूसरा क्या था, सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना। लेकिन उन्होंने अपने दोस्त से कहने पर अपनी योजनाओं का त्याग किया है। विश्व विजेता नहीं बनना है, लेकिन भारत तो जीतना है ना, और इसी का उन्होंने उत्तर के साथ साथ दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया है। उत्तर भारत अपन पढ़ चुके हैं। अब देखने वाले हैं दक्षिण भारत का विजय अभियान। हमने देखा है क्या, अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने जब गुजरात अभियान किया है, तब गुजरात अभियान के समय 1000 दिनार में एक व्यक्ति को खरीदा गया था। व्यक्ति का नाम क्या है, मलिक काफूर। क्या नाम था, मलिक काफूर नाम के व्यक्ति को 1000 दिनार में खरीदा गया था, मलिक काफूर। और जो बाद में चलकर अलाउद्दीन खिलजी का प्रधान सेनापति बनेगा। इसका नाम क्या है, निकनेम क्या है इनका, 1000 दिनारी। निकनेम क्या है इनका, 1000 दिनारी, क्योंकि 1000 दिनार में इनको खरीदा गया था। कब खरीदा गया था, गुजरात अभियान के समय ही इनको 1000 दिनार में खरीदा गया था। और इनके दम पर ही अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को अपने अधीन में किया है। ठीक है, मलिक काफूर के नेतृत्व में ही अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का अभियान किया है। अब देखते हैं किन किन क्षेत्रों पर आक्रमण करेंगे, दक्षिण भारत में किन किन क्षेत्रों पर आक्रमण करेंगे। यहां पर क्या है, दिल्ली। है। जब दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी शासन कर रहे हैं, तब इस समय दक्षिण भारत में 4 प्रमुख राजवंश हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में शासन कर रहे हैं, इस समय दक्षिण भारत में 4 प्रमुख राजवंश हैं। पहला कौन सा है, देवगिरी। हमने पढ़ा है ना, देवगिरी शासक कौन थे, रामचंद्र देव थे। कौन थे, रामचंद्र देव थे। पहला राज्य कौन सा है, देवगिरी है। कहां, ये महाराष्ट्र में, वर्तमान महाराष्ट्र में है। फिर आता है राज्य एक वारंगल। कौन सा अगला राज्य, वारंगल, आंध्र प्रदेश में, जहां पर काकतीय वंश के राजा रामचंद्र देव जी शासन कर रहे हैं। प्रताप रुद्र देव जी यहां पर शासन कर रहे हैं। यहां पर कौन थे, रामचंद्र देव। यहां पर कौन है, प्रताप रुद्र देव जी। ठीक है, हम लोग पढ़े ना छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश, वही काकतीय है। कौन से, प्रताप रुद्र देव, जो कि अन्नम देव के कौन है, बड़े भाई हैं। वो वारंगल में शासन कर रहे थे। ठीक है, अगला आता है कर्नाटक के समीप द्वार समुद्र वंश। कौन सा वंश, द्वार समुद्र का राज्य। और अगला कौन सा है, मदुरई वाला जन। अगला कौन सा है, मदुरई राज्य, जहां पर
पांड्य वंश का शासन है। ठीक है, 4 प्रमुख राज्य इस समय दक्षिण भारत में हैं जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर शासन कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरई। और इन चारों क्षेत्रों पर ही अब अभियान करने वाले हैं कौन? अलाउद्दीन खिलजी की सेना। लीडर कौन है? मलिक काफूर। लीडर कौन है? मलिक काफूर। ये ही इन चारों जगहों पर आक्रमण करेंगे। देखते हैं पहला देवगिरी अभियान। देखते हैं पहला कौन सा? देवगिरी अभियान। शासक कौन है यहां पर? अभी रामचंद्र देव। कौन है शासक? रामचंद्र देव जी शासक हैं। रामचंद्र देव जी शासक हैं। कौन से वंश के हैं ये? यादव वंश के हैं। कौन से वंश के हैं? यादव वंश के हैं। अपोजिट में कौन है? मलिक काफूर है। कौन है? मलिक काफूर है। अब कल की बात रिकॉल कीजिए। कल की बात रिकॉल कीजिए जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने गुजरात अभियान किया है। गुजरात अभियान किया है तब उस समय गुजरात में कर्णदेव बघेला नाम के व्यक्ति शासन कर रहे थे। और जब गुजरात अभियान हुआ है तब कर्णदेव बघेला भागकर कहां गए थे? देवगिरी के शासक रामचंद्र देव जी के पास गए थे। ये हमने पढ़ा है कल कि जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने गुजरात अभियान किया है तब गुजरात के शासक कर्णदेव बघेला अपनी पुत्री देवल के साथ भागकर कहां गए हैं? देवगिरी के शासक रामचंद्र देव जी के पास गए हैं। भाग कौन नहीं पाई थी? उनकी पत्नी, कर्णदेव बघेला की पत्नी जिनका नाम क्या था? कमला देवी था, वो भाग नहीं पाई थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे विवाह किया है और उन्हें मल्लिका जहां की उपाधि दी थी। ये कल अपन पढ़े हैं। भाग कौन नहीं पाया था? कमला देवी जी भाग नहीं पाई थी। कमला देवी जी भाग नहीं पाई थी, लेकिन कर्णदेव बघेला और उनकी पुत्री देवल ने देवगिरी में जाकर शरण ली थी। इसीलिए इन्होंने आक्रमण किया। इसीलिए इन्होंने देवगिरी पर आक्रमण किया कि इन्होंने शत्रु को शरण दिया। शत्रु को शरण दिया है। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी को पता है क्या कि देवगिरी में बहुत सारा क्या है? धन है। देवगिरी में क्या है? बहुत सारा धन है। और धन की लालसा भी यहां पर आक्रमण करने के लिए उनको मजबूर करती है। ठीक है, शासक बनने से पहले भी इस देवगिरी पर ही उन्होंने आक्रमण किया था और अब जब शासक बन गए हैं तब भी देवगिरी पर आक्रमण करेंगे। जब इन्होंने रामचंद्र देव पर आक्रमण किया है तब रामचंद्र देव की सेना पराजित हुई है। पराजित हुई। जीत कौन गया है? मलिक काफूर जीत गया है। जब मलिक काफूर जीत गया है तब इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करता है कौन? रामचंद्र जी। इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली है। अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लिया। जब अधीनता स्वीकार की है तब इन्हें दिल्ली भेजा गया है। तब रामचंद्र देव जी को दिल्ली भेजा गया है सपरिवार इनकी इनको कहां भेज दिया गया? दिल्ली, जहां पर इनको 6 माह तक रखेंगे। जब 6 माह वहां रह रहे हैं तब इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ ये अलाउद्दीन खिलजी से इंप्रेस हो गए। रामचंद्र देव जी अलाउद्दीन खिलजी से इंप्रेस हो गए। दोनों का व्यवहार क्या है? एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इनको आजाद कर दिया। अपनी अधीनता में जरूर लिया है, लेकिन इनको इनका राज्य दे दिया है। इनका राज्य दे दिया है। ठीक है, साथ ही साथ क्या दिया है? 1 लाख स्वर्ण मुद्रा। क्या दी है? 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दी है। 1 लाख स्वर्ण मुद्रा। साथ ही साथ रायन की उपाधि दी है और इन्हें आजाद कर दिया है। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव जी को आजाद कर दिया है और 1 लाख स्वर्ण मुद्रा और रायन की उपाधि से सम्मानित किया अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव जी को। मतलब क्या है? अब ये इनके अधीन आ गए हैं। रामचंद्र देव जी इनके अधीन आ गए हैं। अब जिन क्षेत्रों पर भी अलाउद्दीन खिलजी की सेना आक्रमण करेगी उन सब में अपनी सहायता कौन देंगे? रामचंद्र देव जी देंगे। उनकी सहायता कौन करेंगे? रामचंद्र देव जी। अच्छा, एक पॉइंट सुनना, हमने पढ़ा है क्या? गुजरात के शासक कर्णदेव बघेला की पुत्री देवल भी इनके साथ है। देवल भी
इनके साथ ही है। कौन है इनके साथ में? देवल भी, देवल भी इनके साथ में है। बाद में अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र, अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम क्या है? खिज्र खां। नाम क्या है? खिज्र खां। अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां ने देवल से विवाह किया। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं? जब गुजरात अभियान किया था तब कर्णदेव बघेला अपनी पुत्री देवल के साथ कहां गए हैं? रामचंद्र देव जी के पास आ गए थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किया कहां का? देवगिरी का, तब देवल को कहां ले गए हैं? दिल्ली ले गए। कहां ले गए हैं? दिल्ली, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां ने देवल के साथ विवाह किया है। ठीक है, देवल के साथ विवाह किया। ध्यान देना, जब विवाह कर लिया है तब अलाउद्दीन खिलजी ने खिज्र खां को चित्तौड़ का गवर्नर बनाया है। तब अलाउद्दीन खिलजी ने खिज्र खां को चित्तौड़ का गवर्नर बनाया और साथ ही साथ चित्तौड़ का नाम बदलकर रख दिया गया खिजराबाद। क्या कर दिया है? खिजराबाद। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर रख दिया गया खिजराबाद। देवल ने अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के साथ क्या है? विवाह किया था। यह है इसके बारे में, देवगिरी आक्रमण के बारे में, देवगिरी आक्रमण के बारे में। अब देखते हैं अगला वारंगल आक्रमण। देखते हैं अगला वारंगल आक्रमण। समझ में आया ना ये? ठीक है, देखते हैं अगला वारंगल आक्रमण। वारंगल आक्रमण बात कब की है? 1309-10 की बात है। 1309-10 की बात है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल पर आक्रमण किया है। वारंगल में इस समय प्रताप रुद्रदेव नाम के शासक का शासन है। प्रताप रुद्रदेव नाम के शासक का शासन है, जो कि काकतीय वंश के हैं। जो कि कौन से वंश के हैं? काकतीय वंश के हैं। अपोजिट में कौन है? मलिक काफूर है। कौन है अपोजिट में? मलिक काफूर है। ठीक है, ध्यान देना, जब हम लोग पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ तब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे 13वीं सदी में एक राजा नाम क्या थे? गणपति। क्या नाम था राजा का? नाम क्या था? गणपति। ये काकतीय वंश का राजा है, नाम क्या था? गणपति। छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं, यहां का पार्ट नहीं है, फिर भी समझ सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। 13वीं सदी में एक राजा है, नाम क्या है? गणपति। कौन से वंश के थे? काकतीय वंश के थे। कौन से वंश के थे? काकतीय वंश के। इनका कोई भी पुत्र नहीं है, इनका कोई भी पुत्र नहीं है। इनकी एक पुत्री है, नाम क्या था? रुद्रांबा। नाम क्या है इनका? रुद्रांबा। रुद्रांबा जी ने कुछ समय तक पुरुष बनकर शासन किया। ध्यान देना, उस समय स्त्रियों को शासन करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसी कारण रुद्रांबा जी ने कुछ समय तक पुरुष बनकर, पुरुष की वेशभूषा में शासन किया है। गणपति जी की पुत्री का क्या नाम है? रुद्रांबा। लेकिन इन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। रुद्रांबा की जब शादी हुई तब उन्हें भी कोई पुत्र नहीं हुआ। उनकी भी एक पुत्री है, नाम क्या है? ममडंबा। नाम क्या था? ममडंबा। अब इन ममडंबा का विवाह एक चालुक्य वंश के राजा महादेव से हुआ है। इस ममडंबा का विवाह चालुक्य वंश के राजा महादेव से हुआ है और इस ममडंबा और महादेव से 3 संतानें हुई हैं। इस ममडंबा और महादेव से 3 संतानें हुई थी। कौन कौन से थे? प्रताप रुद्रदेव। कौन थे? प्रताप रुद्रदेव, अन्नमदेव और थर्ड कौन है? रैला देवी। थर्ड कौन है? रैला देवी। हमने पढ़ा है क्या? अन्नमदेव ने बस्तर में कौन से? काकतीय वंश की स्थापना की थी। बस्तर में काकतीय वंश की स्थापना की थी ना, उनके ही बड़े भाई कौन है? प्रताप रुद्रदेव जी। ध्यान देना, रुद्रांबा ने इन्हें गोद लिया। रुद्रांबा ने इन्हें गोद लिया है, इसीलिए ये क्या कहलाए हैं? काकतीय कहलाए हैं। इसीलिए ये काकतीय कहलाए हैं। आइडियली होना चाहिए क्या? चालुक्य होना चाहिए, लेकिन क्योंकि रुद्रांबा ने इन्हें गोद लिया, इसी कारण क्या कहलाए? ये काकतीय कह रहे हैं।
हमने पढ़े ना बस्तर की हल्बी भत्री लोकगीतों में अन्नम देव को चालुक्य वंशी राजा बताया जाता है, लेकिन क्या है वो काकतीय है। लेकिन वो खुद को क्या बोलते हैं, काकतीय बोलते हैं, क्योंकि रुद्रांबा ने उन्हें सबको गोद लिया था। ये सब कहानी है। अब देखते हैं जब प्रताप रुद्रदेव यहां पर शासन कर रहे हैं तब मलिक काफूर ने वारंगल पर आक्रमण किया। कब? 1309-10 में। आक्रमण किया क्यों है? आक्रमण वारंगल पर किया क्यों है? ध्यान देना 1303 में, 1303 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में इनकी सेना ने, वारंगल की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी को पराजित किया था। बात कब की है? 1303 की बात है, जब वारंगल की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को बुरी तरीके से पराजित किया था। इस पराजय का बदला लेना चाह रहा है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। वारंगल की सेना ने 1303 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में बुरी तरीके से पराजित किया था। उस पराजय का बदला लेना चाह रहा है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इसी कारण भेजा किसको? मलिक काफूर को भेजा। मलिक काफूर को भारत पर वारंगल पर आक्रमण के लिए भेजा। जब मलिक काफूर और प्रताप रुद्रदेव का सामना होगा, जीते कौन? मलिक काफूर जीत जाएगा। मलिक काफूर जीत जाएगा। प्रताप रुद्रदेव हार रहे हैं। प्रताप रुद्रदेव हार गए हैं। जब हार गए हैं तब ये आत्मसमर्पण के रूप में, तब प्रताप रुद्रदेव आत्मसमर्पण के रूप में सोने से बनी स्वयं की मूर्ति को, सोने से बनी स्वयं की मूर्ति को जंजीर से लपेटकर, सोने से बनी स्वयं की मूर्ति को जंजीर से लपेटकर आत्मसमर्पण के रूप में प्रेजेंट करते हैं किसको? मलिक काफूर को। ठीक है, सोने की मूर्ति है, जंजीर में लपेट दिए, मतलब समर्पण कर रहे हैं। ये दिखाना चाह रहे कौन है? प्रताप रुद्रदेव जी। साथ ही साथ इन्होंने दिया है मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा। क्या दिया है? कोहिनूर हीरा। मतलब क्या है? मलिक काफूर वारंगल से बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में धन लूट कर ले गया। क्या मिला इन्हें? सोने से बनी स्वयं की मूर्ति प्लस जंजीर भी लपेट दिया, उसमें जंजीर लपेट के दिए हैं। साथ ही क्या मिला है? कोहिनूर हीरा। क्या मिला है? कोहिनूर हीरा भी इन्हें मिल गया। किसे? मलिक काफूर को मिल गया। और इन सब को लेकर मलिक काफूर बहुत अधिक मात्रा में धन लूटकर वारंगल से ले गया है। वारंगल से बहुत अधिक मात्रा में धन लूटकर ले गया। साथ किसने दिया है? देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने मलिक काफूर का साथ दिया था, उनका साथ दिया था। अब देखते हैं इनका अगला आक्रमण कहां होगा? द्वार समुद्र में। कर्नाटक वाला क्षेत्र है। राज्य कौन सा है? द्वार समुद्र। कौन सा राज्य है? द्वार समुद्र। देखते हैं अगला आक्रमण, द्वार समुद्र आक्रमण। द्वार समुद्र आक्रमण बात कब की है? 1311 की। 1311 में इन्होंने किया है द्वार समुद्र पर। यहां पर इस समय बल्लाल देव तृतीय नाम के राजा शासन कर रहे हैं। भल्लाल देव नहीं है, क्या नाम है? बल्लाल देव है। बल्लाल देव तृतीय नाम के राजा शासन कर रहे हैं, जो कौन से वंश के हैं? होयसेल वंश के हैं। कौन से वंश के हैं? होयसेल वंश के हैं। अपोजिट में कौन है? मलिक काफूर है। अपोजिट में कौन है? मलिक काफूर है। मलिक काफूर। सिर्फ इतना याद रखना, द्वार समुद्र कहाँ है? वर्तमान कर्नाटक में है। इस समय 1311 में इस समय बल्लाल देव तृतीय नाम के राजा शासन कर रहे हैं, जो कि कौन से वंश के हैं? होयसेल वंश के हैं। सामना किनसे हुआ है? मलिक काफूर से हुआ है। और इस युद्ध में मलिक काफूर जीत जाएगा। मलिक काफूर जीत जाएगा। हारेंगे कौन? बल्लाल देव तृतीय इस युद्ध में हार जाएंगे। इस युद्ध में बल्लाल देव तृतीय हार जाएंगे। मतलब क्या है? देवगिरी पर, वारंगल पर और द्वार समुद्र पर अब खिलजियों का या फिर मलिक काफूर का शासन हो चुका है, शासन स्थापित हो चुका है। सब इनके अधीन में आ गए हैं। बचा कौन सा रीजन है? मदुरई। बचा कौन सा रीजन है? मदुरई वाला क्षेत्र अब बाकी रह गया है। इसीलिए अगला आक्रमण सेम ईयर में कहां पर करने वाले हैं? मदुरई पर अगला आक्रमण करने वाले हैं कौन? मलिक काफूर। लिखना अगला 1311 में ही,
1311 में किया उन्होंने मदुरई विजय अभियान, मदुरई अभियान। मदुरई में इस समय पांड्य वंश का शासन है और उस समय एक राजा नाम क्या है, वीर पांड्य। नाम क्या है, वीर पांड्य नाम के राजा शासन कर रहे हैं। साथ में कौन है, मतलब अपोजिट में कौन है, मलिक काफूर है। अपोजिट में कौन है, मलिक काफूर है। अपोजिट में कौन है, मलिक काफूर। ध्यान देना, इस समय जो वीर पांड्य हैं उनके भाई और वीर पांड्य के समक्ष सत्ता को लेकर चल रहा है, मतभेद चल रहा है। और इसी बात का फायदा उठाकर मलिक काफूर ने मदुरई पर आक्रमण किया है और बहुत अधिक मात्रा में मदुरई से धन लूट कर ले गए हैं। बहुत अधिक मात्रा में धन लूट कर ले गए कौन, मलिक काफूर। लेकिन एक पॉइंट नोट करना कि वीर पांड्य ने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं किया। हालांकि वहां से भाग चुके हैं, वहां से बचकर भाग निकले हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी अधीनता स्वीकार नहीं करी है मलिक काफूर की। दक्षिण भारत का एकमात्र राजवंश जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की, कौन सा है, वो मदुरई है। वो कौन सा है, मदुरई। शासक का नाम क्या है, वीर पांड्य। इन्होंने मलिक काफूर की अधीनता स्वीकार नहीं की है, बल्कि रक्षात्मक कार्यवाही कर कर वहां से वो भाग निकले हैं, क्योंकि इनके पास का एक विशाल सेना है। साथ ही साथ मतभेद का फायदा भी इन्हें होने वाला है। जो इनके खुफिया तंत्र हैं उनमें सेना लगा चुका है कौन, मलिक काफूर। इसीलिए रक्षात्मक कार्यवाही कर कर चले गया वहां से कौन, वीर पांड्य। इसी कारण मलिक काफूर ने बहुत अधिक मात्रा में यहां से धन लूटा है, मंदिरों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन वीर पांड्य ने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं किया। क्वेश्चन पूछता प्री में कि इनमें से किस शासक ने किस राज्य ने मलिक काफूर की या अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की, कौन सा है वो, मदुरई राज्य। शासक का नाम पूछे तो वीर पांड्य। इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की है अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, अभी ये खत्म होता है आपका अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान। इतने सारे विजय अभियान पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, इनके बाद इनके प्रशासनिक कार्य के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। ठीक है, सैन्य सुधार पढ़ना है, बाजार नियंत्रण भी अपन को पढ़ना है। ठीक है, और राजस्व वाला डिपार्टमेंट भी अपन को पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। देखते हैं अपन कुछ देर बाद कि इनके प्रशासनिक कार्य कौन कौन से हैं और इन्होंने कौन कौन से सैन्य सुधार किए हैं। इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे अभी। ठीक है।